नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो बड़े इवेंट्स के बारे में जो रिसेंटली रशिया में कजान में हुआ ब्रिक्स समिट था, और दूसरा बड़ा डेवलपमेंट है वो है भारत का चाइना के साथ लद्दाख में चल रहे स्टैंड ऑफ का डी एस्केलेशन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो हम क्रोनोलॉजिकली चलते हैं। पहले खबर आती है ब्रिक्स समिट शुरू होने से पहले, और चाइना ने जो लद्दाख में चल रहा स्टैंड ऑफ था 2020 में, जो गलवान क्लैश के बाद से ही चला आ रहा था, और जिसके बाद से दोनों देशों ने बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव और एग्रेसिव डिप्लॉयमेंट कर रखी थी टिल डेट। उसको लेके एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। चाइना ने पहले अनाउंस किया कि डेप्सैंग में जो बॉटल नेक्स थे, या फिर हम यूँ कहें कि जहाँ पे स्टैंड ऑफ अपने सबसे ज़्यादा एग्रेसिव मूड में था, उसको रिजॉल्व किया गया है। और दोनों पार्टीज़ जो 2020 से पहले का स्टेटस क्वो था उसके अकॉर्डिंगली फंक्शन करेंगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि चाइना कितने हद तक ये इस एग्रीमेंट को फॉलो करेगा, और इस पर भरोसा किया जाना चाहिए कि नहीं, ये बहुत ही क्वेश्चनेबल है। मेरे ख्याल से नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि चाइना ने कभी भी किसी भी एग्रीमेंट को लेटर एंड वर्ड में फॉलो नहीं किया है, और इसलिए भारत को इस जो डी एस्केलेशन है इसको बहुत ज़्यादा स्केप्टिकली लेना चाहिए, और हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स पे कहीं और चाइना घुसपैठ कर सकता है। तो पहली डेवलपमेंट तो ये थी। हालांकि इस वीडियो का डिस्कशन का मूड जो है वो ब्रिक्स के अराउंड है, बट ये बहुत हद तक ब्रिक्स जो समिट हुआ है उससे रिलेटेड है। वो इसलिए क्योंकि दोनों इंडिया और चाइना ब्रिक्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और इन टर्म्स ऑफ बोथ इकोनॉमी एंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। डिस्पाइट द फैक्ट कि जितने भी आप दोनों कंट्रीज़ में जितना भी राइवलरी हो, जितने भी एस्केलेशंस हो, वो एक हद तक ही सीमित रहे, ताकि जो ब्रिक्स का ओवरऑल एजेंडा है, जो कि है जो वेस्टर्न फाइनेंशियल हेजेमोनी है उसे ख़त्म करना, उस वाले ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा नुकसान ना हो। और वेस्टर्न कंट्रीज़ इसी बात पे सबसे ज़्यादा बैंक करती है कि जब वो ये कहती है कि ब्रिक्स काम नहीं करेगा, क्योंकि भारत और चाइना के बीच में इस तरीके की इश्यूज़ हैं। वो जो कि बात सही है, बट इसको इस बात पे एक्स्ट्रापोलेट करना कि इस राइवलरी के चक्कर में ब्रिक्स काम नहीं करेगा और ब्रिक्स डिसफंक्शनल होगा कंपेयर टू वेस्ट, तो ये गलत है। इसका पहला कारण ये है कि जो ब्रिक्स की कंट्रीज़ है वो यूएस के जो एक बुलिंग बिहेवियर है उससे परेशान हो चुकी है। अब सवाल उठता है कि किस तरीके की बुलिंग। देखिए, ये फाइनेंशियल बुलिंग है जो जिसे कि डॉलर के थ्रू किया जाता है। देखिए, यूएस ने शुरू से ही, यानी कि जब से उन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ पेट्रो डॉलर वाला डील किया था इन 1970s या 80s, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कौन से साल में ये डील हुआ था, उसके बाद से ही यूएस ने अपने फाइनेंशियल सिस्टम को एक तरीके से वर्ल्ड करेंसी की तरह यूज़ किया है, चाहे वो यूएस डॉलर हो, और उसके अराउंड जो स्विफ्ट नामक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है चाहे वो हो। अब जब जो एक कंट्री यूएस की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है, उनको सैंक्शन करने के लिए उनके स्विफ्ट अकाउंट्स सीज कर दिए जाते हैं, क्योंकि इन्हीं स्विफ्ट अकाउंट के थ्रू आज तक सारे इंटरनेशनल ट्रेड्स होते थे, यानी कि स्विफ्ट अकाउंट्स के थ्रू जो भी ट्रेड होते थे वो यूएस डॉलर के थ्रू होते थे। तो चाहे कोई भी कंट्री हो, उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स की करेंसी यूज़ करनी पड़ेगी, और अगर यूनाइटेड स्टेट्स किसी भी कंट्री का ये वाला बैंक अकाउंट बंद कर देता है तो एक तरीके से उस कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पूरा बिजनेस है वो इफ़ नॉट बंद होने के, बट वो उसको एक बहुत हैवी धक्का लगता है। और ये काम यूएस ने बहुत पहले से ही करते हुए आए हैं, बट जब 2022 में रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, यूएस ने रशिया का जो स्विफ्ट बैंक अकाउंट था उसको सीज कर दिया, और वो उसमें जो पैसे थे उस पर वो पैसे और उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा था वो यूक्रेन को दे दिया। ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट था बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए कि आज वो रशिया के साथ हो रहा है, कल वो उनके साथ भी हो सकता है। उनके भी बैंक अकाउंट्स जो कि स्विफ्ट नेटवर्क में है उनको सीज कर दिया जाएगा, और ये एक बहुत बड़ा किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा धक्का हो सकता है। इस इशू को एड्रेस करने के लिए जो ब्रिक्स है वो एक उभरती हुई ऑप्शन बन के आ रही है। हालांकि किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहिए, जो कि फेडरल रिजर्व यूएस के केस में है, बट फिलहाल के टाइम पे ब्रिक्स के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए जो पहला सिचुएशन है या फिर जो पहली चीज़ जो एड्रेस की जा रही है कि
जब तक हमारे पास एक सेंट्रल ब्रिक्स का सेंट्रल फेडरल बैंक नहीं आ जाता या फिर एक कॉमन आर्किटेक्चर नहीं आ जाता पेमेंट्स के लिए, तो बेहतर होगा कि ब्रिक्स की जितनी कंट्रीज़ है वो आपस में जो ट्रेड कर रही है वो अपनी लोकल करेंसीज में ही करें। इससे डॉलर का यूज़ ज़ीरो हो जाएगा उन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। सो ये पहला जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट किया जा रहा है कि लोकल करेंसीज में ट्रेड। अब अगर हम बात करें डी डॉलराइजेशन की, तो रशिया ऑलमोस्ट डी डॉलराइजेशन अपना कर रहा है और बहुत क्लोज पहुंच चुका है डी डॉलराइजेशन के। और चाइना जो है अब अपना 53% ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड अपने लोकल करेंसी आरएमबी के थ्रू करता है। वहीं अगर भारत की बात करें तो हमारा जो इंटरनेशनल पेमेंट है जितना भी होता है उसमें सिर्फ 14% ही लोकल करेंसीज में होता है और 86% अभी भी यूएस डॉलर के थ्रू ही होता है। तो भारत के लिए अगर डी डॉलराइजेशन इतनी तेज़ी से करना इनफैक्ट पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि हम एक तरीके से इफ़ नॉट वेस्टर्न अलाई बट हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के बहुत क्लोज हैं, तो उनके साथ जो ट्रेड होगा वो मोस्टली यूएस डॉलर्स में ही होगा। और अगर हमको हमारा ओवरऑल परसेंटेज ऑफ पेमेंट जो हम रुपीज़ में करते हैं या फिर लोकल करेंसीज में करते हैं अदर देन डॉलर्स, उसको बढ़ाना है तो हमें नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ ट्रेड बहुत बढ़ाना होगा, जो कि चाइना ने किया है। चाइना का एक बहुत बड़ा मार्केट अफ्रीका है और वहाँ पे वो मोस्टली ट्रेड अपने लोकल करेंसीज चाइनीज आरएमबी या फिर अफ्रीकन कंट्री का जो भी लोकल करेंसी है या फिर रूबल्स में करती है। तो ऐसी ही स्ट्रेटेजी भारत जो है धीरे धीरे अपना रहा है। भारत भी कई कंट्रीज में यूपीआई और रुपए वाला सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रही है। फिलहाल ऐसी 14 कंट्रीज हैं जहां पे यूपीआई या फिर रुपए का पेमेंट एक्सेप्ट होता है और धीरे धीरे हम इस एम्बिट को और बढ़ा रहे हैं, स्पेशली इन ब्रिक्स कंट्रीज, ताकि जब फ्यूचर में ये बात आए कि जो एक सेंट्रल आर्किटेक्चर क्या होना चाहिए ब्रिक्स में पेमेंट को लेके, तो अब हमारे पास एक वायबल ऑप्शन रहे प्रपोज करने के लिए कि देखिए इतनी सारी कंट्रीज यूज़ कर रही हैं, ये एक जो हमारा बनाया देश इंडिया में बनाया हुआ पूरी तरह इंडिजिनस डिजिटल पेमेंट आर्किटेक्चर है, इतनी सारी कंट्रीज यूज़ कर रही हैं, तो ब्रिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। बट मोर और लेस ये चाइना द्वारा चैलेंज किया जाएगा और आई थिंक कि एंड में जाके एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा, एक ऐसा आर्किटेक्चर बनाया जाएगा जहाँ पे रूबल या फिर आरएमबी का डोमिनेंस ना हो और सारी करेंसीज जो कि ब्रिक्स की कोर मेंबर्स हैं उनकी करेंसीज को एक इक्विवेलेंट वेटेज मिले और कोई भी करेंसी ऐसी ना हो जो डोमिनेट करने लगे। इसे एक फ्री एंड फेयर फाइनेंशियल सिस्टम बनाने की एक कोशिश है और वो ब्रिक्स समिट में भी दिखा। जब ब्रिक्स समिट शुरू होने वाला था उसी दिन या फिर उससे एक दिन पहले ब्रिक्स पे नामक एक पेमेंट सिस्टम का प्रोडक्ट लॉन्च हुआ जो कि रशिया में किया गया। उसके बाद ब्रिक्स करेंसी का भी लॉन्च किया रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने। और इस बार के आप जितने भी डिस्कशंस देखिए सारे लीडर्स का, इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी का, सबकी स्पीच में एक कॉमन बात थी कि हमें लोकल करेंसीज में ट्रेड करना चाहिए। अब कोई भी डायरेक्टली डी डॉलराइजेशन नहीं बोलेगा, उस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेगा, बट जब आप सुनते हैं कि लोकल करेंसीज का यूज़ करना चाहिए या फिर हमें एक अपना पेमेंट ब्रिक्स पेमेंट आर्किटेक्चर बनाना चाहिए, उसका घूम फिर के मतलब डी डॉलराइजेशन पर ही आ जाता है। ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट था जब यूएस ने रशिया के स्विफ्ट बैंक अकाउंट सीज किए और मेरे ख्याल से यूएस को ये नहीं करना चाहिए था और ये करने के बाद से यूएस की जो ओवरऑल इमेज है बहुत सारी कंट्रीज में वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और उस डॉलर के वेपनाइजेशन को एक तरीके से एक सॉवरेन थ्रेट की तरह कई कंट्रीज ट्रीट कर रही हैं डायरेक्टली। बहुत सारी कंट्रीज है जैसे रशिया और चाइना, इनडायरेक्टली कंट्रीज जो कर रही हैं वो है भारत, और भी कई सारी कंट्रीज है बट मेरा फोकस फिलहाल भारत पर ही है, सो आई विल बी डिस्कसिंग भारत। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव होगा कि अगर हम एक सेंट्रल बैंक और सेंट्रल पेमेंट आर्किटेक्चर डेवलप कर सके। भारत के पास एक्सपर्टीज़ है, चाइना के पास एक्सपर्टीज़ है, रशिया के पास एक्सपर्टीज़ है ऐसी चीज़ें डेवलप करने की, बट आई थिंक थोड़ा इसमें और टाइम लगेगा सेंट्रल आर्किटेक्चर और सेंट्रल बैंक के स्ट्रक्चर को डेवलप करने में और सेंट्रल करेंसी डेवलप करने में। बट आई थिंक कि ये चीज़ धीरे धीरे आएंगी यूज़ में। ऐसा कई वेस्टर्न एनालिस्ट ये बोलेंगे कि ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, बट वो अपने वहम में जीना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि यूएस की जो हेजेमोनी है वो ऑलवेज बनी रहेगी। हाँ, ज़रूर बनी रहेगी आने वाले 8-10 साल तक, बट पोस्ट 10 ईयर्स उसके बाद काफ़ी बड़े चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है 10 साल से पहले ही हम एक ऑल्टरनेटिव रिजर्व करेंसी यानी या फिर ब्रिक्स करेंसी की जो यूजेज है उसको बढ़ता देखें। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।